हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आपके साथ सुमित्रा साहू और आज हम बात करने वाले हैं कंजम्पशन फंक्शन की या उपभोग फलन। कीन्स के रोजगार सिद्धांत में हमने देखा था कि इफ़ेक्टिव एग्रीगेट डिमांड या प्रभावपूर्ण मांग एक महत्वपूर्ण तत्व था जो राष्ट्रीय आय को निर्धारित कर रहा है। तो उसी में से एग्रीगेट डिमांड के हमने जो 3 कंपोनेंट्स देखे थे, एग्रीगेट डिमांड C+I+G, ये 3 मेन कंपोनेंट हमने देखे। कीन्स ने स्टार्टिंग में सिर्फ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की बात की, फिर हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को भी इसमें जोड़ा और वैसे टोटल हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व जब बनता है तो उसमें हम सारे सेक्टर को यदि जोड़ ले तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस G प्लस X माइनस M, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ये हमारे एग्रीगेट डिमांड कर्व को बनाते हैं। अब यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड का ही एक जो कंपोनेंट है कंजम्पशन या उपभोग, वो स्वयं एक तत्व से प्रभावित होता है या कंपोनेंट से प्रभावित होता है। उसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, या फिर दोनों को एक साथ उपभोग की प्रवृत्तियाँ हम कह सकते हैं। इसके द्वारा कंजम्पशन फंक्शन डिटरमाइन होता है और यदि कंजम्पशन फंक्शन इसके माध्यम से परिवर्तित हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा उपभोग या समग्र मांग को प्रभावित करने वाला। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से उपभोग की प्रवृत्ति उपभोग को प्रभावित करती है और उपभोग के माध्यम से या कंजम्पशन के द्वारा एग्रीगेट डिमांड प्रभावित होती है। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले हम देखेंगे कि उपभोग फलन क्या है या उपभोग की प्रवृत्ति का अर्थ क्या है। ठीक है, मीनिंग ऑफ कंजम्पशन फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखो, कंजम्पशन फंक्शन क्या है। जब भी हम फंक्शन की बात करते हैं तो वो दो के बीच में एक रिलेशन को बताता है, दो कंपोनेंट के बीच में। तो यहाँ पर कुल उपभोग तथा कुल राष्ट्रीय आय के बीच फलनात्मक संबंध से है। उपभोग फलन का अभिप्राय कुल उपभोग और कुल राष्ट्रीय आय के बीच फलनात्मक संबंध है। प्रोफेसर के कुरिहारा के अनुसार उपभोग फलन और उपभोग प्रवृत्ति कुल उपभोग तथा राष्ट्रीय आय इन दो समग्रों के बीच फलनात्मक संबंध को बताता है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और कंजम्पशन फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू एग्रीगेट्स, दो समग्र, टोटल कंजम्पशन और ग्रोस नेशनल इनकम। यहाँ समष्टि अर्थशास्त्र हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ एग्रीगेट्स की हम बात करते हैं, समग्र की। देखो, जब राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो कुल उपभोग भी बढ़ता है, जबकि राष्ट्रीय आय के घटने पर कुल उपभोग भी घटता है। इस प्रकार उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति आय के भिन्न भिन्न स्तरों पर कुल उपभोग व्यय के बीच फलनात्मक संबंध को व्यक्त करती है। यहाँ पर जैसे हमने एक नीचे एग्जाम्पल लिया, उपभोग फलन क्या है, आय के भिन्न भिन्न स्तरों पर उपभोग की जाने वाली जो मात्रा है उनके बीच में संबंध बताने वाला जो फलन है वो उपभोग फलन है। ठीक है, आय के विभिन्न स्तरों एवं कुल उपभोग व्यय के बीच फलनात्मक संबंध को व्यक्त जो करता है उसको हम उपभोग फलन कहते हैं। प्रतीकात्मक रूप से हम उसको C = फंक्शन ऑफ y, ये हम लिख सकते हैं कि C किसका फंक्शन है, y। फंक्शन होने का मतलब है यहाँ पर जो C है वो निर्भर चर है और y है स्वतंत्र चर है जो निर्भर चर को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। y में परिवर्तन से C में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये संबंध, यहाँ फलनात्मक संबंध किस तरह से है कि y जैसे जैसे बढ़ती है C भी बढ़ रहा है और y यदि घटता है तो C भी घटता है। देखो यहाँ पे लिखा है C परतंत्र चर है, परतंत्र मतलब निर्भर चर है जो स्वतंत्र चर राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति का अभिप्राय उस समस्त उपभोग अनुसूची से है जो आय के भिन्न भिन्न स्तरों पर कुल उपभोग और कुल राष्ट्रीय आय के बीच फलनात्मक संबंध को व्यक्त करती है। यह अनुसूची बताती है कि राष्ट्रीय आय के भिन्न भिन्न स्तरों पर कितना कितना वास्तविक उपभोग होता है, उपभोग अथवा उपभोग संभावित है। कि यहाँ देखने का मतलब है कि जब आय 1000 करोड़ है तो उपभोग व्यय 1250 करोड़ होगा। जब 2000 है तो उपभोग व्यय है 2000 करोड़ है। जब 3000 है तो ये 2700 है। ये 400 है, 4000 है तो 3500 करोड़। तो आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग व्यय कितना है, इन दोनों के बीच में जो संबंध बताने वाला जो फलन है वो उपभोग फलन कहलाएगा। उपरोक्त तालिका से ये स्पष्ट है कि उपभोग आय का बढ़ता हुआ फलन। अब यहाँ पर देखो, दोनों में फलनात्मक संबंध तो है लेकिन कैसा है, पॉजिटिव है। आय में वृद्धि के साथ साथ उपभोग व्यय भी बढ़ता जाता है। आय शून्य होने पर लोग अपनी पूर्व वस्तुओं को और विदेशों से उधार लेकर उपभोग व्यय
करते हैं। इसी प्रकार आय, जैसे जब आय शून्य है तो भी उपभोग शून्य नहीं हो सकता, ये हम मानते हैं कि भले किसी की आय इनकम शून्य है तो भी उपभोग शून्य नहीं हो सकता। इसको हम इसलिए ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं, जिसको हम जो कि आय पर निर्भर नहीं कर रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि जैसे जैसे आय बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसी को हमने यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पर राष्ट्रीय आय लिया है और यहाँ पर वाई एक्सिस पे उपभोग व्यय या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को लिया है। ये जो 45 डिग्री लाइन है ये हमारी संतुलन की लाइन है, जहाँ पर हम देखेंगे ये 45 डिग्री पे है, सी और वाई दोनों इक्वल होंगे, मतलब इस पॉइंट पे ये हमारी एक आधार रेखा है, या हम इसको एग्रीगेट सप्लाई लाइन भी यहाँ पर मान सकते हैं, क्योंकि हम एग्रीगेट डिमांड कर सी और डी इसके माध्यम से मानेंगे। तो जो ये कंजम्पशन कर्व देखो यहाँ पर हमने जो बनाया है सी, ये देखो अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर हमने इसको यहाँ से क्यों नहीं शुरू किया। हमने ये जो गैप है ये क्यों है, ये इसको बता रहा है कि जो कंजम्पशन का लेवल है, जैसे अभी ज़ीरो इनकम पर भी 500 करोड़ हमारा कंजम्पशन था, तो ये भले ही इनकम ज़ीरो हो, कंजम्पशन कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। और किन अल्पकाल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो ये कंजम्पशन है ओ सी, वो जो कंजम्पशन का लेवल है वो आय पर निर्भर नहीं करता। इस कारण इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन या स्वायत्त उपभोग। चाहे आय ज़ीरो हो या कुछ भी हो, इतना कंजम्पशन तो होगा ही। ठीक है, इसलिए हमने इस उपभोग वक्र को यहाँ से शुरू किया। और ये किन्स ने जो कंजम्पशन फंक्शन दिया है वो C = A+BY। वैसे तो जो लॉन्ग टर्म कंजम्पशन कर्व है वो हमने ये बात की कि इस पे निर्भर कर रहा है, लेकिन जो ये A फंक्शन है इसलिए हमने यहाँ पे A को जोड़ा है। और A क्या बता रहा है, C, ये वाला एरिया A प्लस ये जो है बी वाई। अब बी क्या है, वाई क्यों लिखा और बी क्यों लिखा ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे। बी इसलिए लिखा क्योंकि वाई का पूरा पार्ट, जितनी वाई में वृद्धि हो रही है उतनी ही वृद्धि हम कंजम्पशन में नहीं कर रहे हैं। यदि उतनी ही वृद्धि होती कंजम्पशन में तो C = वाई होता, ये वाली लाइन हमारा कंजम्पशन फंक्शन होती। लेकिन ऐसा नहीं है कि आय के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ तो रहा है लेकिन कुछ अनुपात में, क्योंकि कुछ जैसे ही इनकम बढ़ती है लोग सारा उपभोग पर खर्च नहीं करते बल्कि उसका कुछ पैसा बचाते हैं, कुछ निवेश भी करते हैं। तो इसलिए ये जो हमने ये कर्व बनाया है वो इस तरह से बना है। ये जो कंजम्पशन फंक्शन हमें दिख रहा है इसमें सबका मतलब है A+BY। समझ में आया। यदि A हम नहीं लिखते यदि कंजम्पशन फंक्शन यहाँ से शुरू होता, B हम नहीं लिखते यदि ये C बिल्कुल Y के बराबर होता। लेकिन यहाँ पर क्या A इसलिए लिखा क्योंकि A वो कंजम्पशन है जो इनकम पर निर्भर नहीं कर रहा है। और ये बी क्या बता रहा है, इनकम का उतना प्रतिशत भाग जो कंजम्पशन पे खर्च हो रहा है या उपभोग पर व्यय हो रहा है। ठीक है, इसलिए हमारा कंजम्पशन फंक्शन बनेगा C = A+BY। अब यहाँ पर देखो ये y1 हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है जहाँ पर C और इनकम बराबर है। इससे पहले इस B पॉइंट से पहले ये जो हम एरिया देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, इनकम कम है और कंजम्पशन ज़्यादा है। ठीक है, तो जिनकी इनकम बहुत ही कम है तो हम देखते हैं ना कि अभी भी या तो हमारी पुरानी सेविंग्स का यूज़ कर रहे हैं अभी का कंजम्पशन या अभी के उपभोग की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए या फिर हम बाहर से उधार लेके। उसी तरह से देश भी अब जब इनकम लेवल किसी देश का बहुत ही कम है तो वो बाहरी उधारी या ऋण का उपयोग करते हैं अपने देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या है, C > Y। ठीक है, लेकिन ये B लेवल पे ऐसा है जैसे जैसे आय बढ़ रही है तो एक लेवल हमें मिलेगा जहाँ पर C और Y दोनों बराबर हो गए। लेकिन इसके बाद फिर इनकम बढ़ती है तो क्या होता है, उस इनकम का कुछ पार्ट क्या है बचाया जाता है, सेव किया जाता है, ना कि पूरा का पूरा कंज्यूम किया जा रहा है। तो ये जो एरिया है ये हमारी सेविंग को बता रहा है। ये भी हम आगे देखेंगे किस तरह से। तो यहाँ पर हमने ये देखा कंजम्पशन कर्व, ठीक है, या कंजम्पशन फंक्शन इसको बोल सकते हैं, जो उसको बता। अब यहाँ पर देखो अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपभोग फलन जो अभी हमने बात करी।
अल्पकालीन उपभोग फलन क्या है? कीनीजियन अर्थशास्त्र मुख्य रूप से अल्पकालीन विश्लेषण पर आधारित अर्थशास्त्र है। अतः अल्पकाल में उपभोग फलन को बीजगणितीय सूत्र C=A+BY के रूप में व्यक्त किया जाता है। C कुल उपभोग व्यय, A स्वायत्त उपभोग की धनात्मक स्थिर मात्रा, पॉजिटिव कांस्टेंट क्वांटिटी ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस का मतलब यह है कि जो आय पर निर्भर नहीं कर रहा है। BY प्रेरित उपभोग है। ये स्वायत्त उपभोग क्या है? जो किसी से स्वतंत्र है, मतलब किसी से प्रभावित नहीं हो रहा है, इतना तो हो गई। लेकिन BY प्रेरित उपभोग है जो Y के बढ़ने पर बढ़ेगा, इसलिए राष्ट्रीय आय के उस अनुपात पर निर्भर करता है जो उपभोग पर व्यय किया जाता है। ठीक है। तो रेखीय उपभोग फलन लंबवत अक्ष को शून्य से ऊपर धनात्मक स्तर से शुरू होता है, यहाँ से शुरू हो रहा है C पॉइंट से, जो राष्ट्रीय आय के उस स्थिर अनुपात पर निर्भर है जो उपभोग पर व्यय, सॉरी ये हो गया, यहाँ से शुरू हो रहा है, ये हमने देखा। तो जब हम अल्पकालीन उपभोग फलन की बात कर रहे हैं तो ये हमने देख लिया यहाँ से क्यों शुरू हो रहा है ये। अब हम दीर्घकालीन फलन की बात करें तो दीर्घकालीन फलन, कुजनेट्स ने बताया कि दीर्घकालीन जो फलन है वो शून्य से ही स्टार्ट होगा, धीरे धीरे जब ये जाएंगे तो ये बहुत सारे ऐसे हमें कर्व मिलेंगे, तो इन सबको जब हम मिलाएंगे तो हमें इस तरह से एक कर्व मिलेगा, उसको दीर्घकालीन फलन बोला, जो क्या है C=BY। अब यहाँ भी B क्यों आया? क्योंकि ये 45 डिग्री लाइन के बराबर नहीं है। कहने का मतलब जितनी इनकम में वृद्धि हुई है उतनी कंजम्पशन में वृद्धि नहीं हो रही, उसका कुछ भाग ही उपभोग पर खर्च किया जा रहा है, इसलिए ये जो लाइन है इससे नीचे है और C=BY दीर्घकालीन उपभोग फलन को बता रहा है। तो दीर्घकालीन उपभोग फलन को बीजगणितीय सूत्र में इस तरह से लिख सकते हैं, जिसमें C कुल उपभोग व्यय है, BY प्रेरित उपभोग को व्यक्त करता है जो राष्ट्रीय के उस स्थिर अनुपात पर निर्भर है जो उपभोग पर व्यय किया जाता है। दोनों अक्षों के मूल बिंदु से प्रारंभ होती है, जो ये दर्शाती है कि दीर्घकाल में उपभोग और आय के बीच एक निश्चित आनुपातिक संबंध बना रहता है दीर्घकाल में। परिणाम स्वरूप दीर्घकालीन औसत उपभोग प्रवृत्ति और दीर्घकालीन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति दोनों स्थिर और बराबर रहती है। इसका क्या मतलब है? ये औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है हम अभी देखेंगे। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पर क्या है, जब ये शून्य से स्टार्ट हो रहा है तो दोनों में एक निश्चित आनुपातिक संबंध है, दीर्घकाल के अंदर निश्चित आनुपातिक संबंध है, और MPC और APC दोनों ही कॉन्स्टेंट है, यानी औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ये भी देखते हैं हम क्या है। और यहाँ पर क्या है, MPC तो कांस्टेंट है लेकिन APC गिरती जा रही है। APC गिरने का क्या मतलब है वो भी हम देखेंगे। APC होती है C/Y। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन पर धीरे धीरे उसका कम भाग खर्च किया जा रहा है, कहने का मतलब है एक लेवल पर। क्योंकि हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में यदि हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारा कंजम्पशन थोड़ी अधिक तेज़ गति से बढ़ता है, लेकिन एक इनकम लेवल अचीव करने के बाद यदि उसके बाद हमारी इनकम बढ़े तो कंजम्पशन में उतनी ज़्यादा वृद्धि नहीं होती है। तो वो हम दोनों ही औसत और सीमांत प्रवृत्ति के माध्यम से देखेंगे। यह हम बात करेंगे, ये है उपभोग फलन की दो तकनीकी विशेषताएँ हैं, ये औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? औसत उपभोग प्रवृत्ति को आय के किसी विशिष्ट स्तर पर उपभोग व्यय के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आय का कोई विशिष्ट स्तर है, जैसे हम फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं, जब इनकम क्या है 2000 है, 2000 करोड़ है, और इस पर जो उपभोग है वो 1000 करोड़ का है, तो हम क्या बोलेंगे 1000/2000। तो हमारा जो औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है 1/2 या 50%। कहने का मतलब है कि जैसे आपकी कुल मंथली इनकम 10,000 है, उसका आप 5,000 रुपये कंजम्पशन पे खर्च कर रहे हो, तो आपका APC कितना हो गया 50% या 0.5। या हम चलो और छोटा एग्जांपल लेते हैं, आप एक दिन में 200 रुपये कमाते हो, उस 200 रुपये में से 100 रुपये आप क्या करते हो अपने उपभोग पर खर्च कर देते हो या उपभोग की वस्तुओं पर खर्च कर देते हो। तो यहाँ पर आपका APC कितना हुआ, आपने आय का कितना भाग कंजम्पशन पे खर्च किया 0.5 या 50%। ठीक है, यदि आप अपनी आय 200 ही कमाया और 200 ही आपने खर्च कर दिया तो APC कितना हो गया आपका 1। देखो यहाँ पर हमने एग्जांपल भी लिया है, यदि आपका 1000 है, पहले हमें औसत उपभोग प्रवृत्ति APC 1.25 है। 1.25 होने का क्या मतलब है APC कि आप अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च कर रहे हो। जब आपकी इनकम 1000 रुपये है और आप 1250 रुपये खर्च कर रहे हो तो औसत उपभोग प्रवृत्ति 1 से ज़्यादा होने का मतलब है कि आप अपनी इनकम से भी ज़्यादा खर्च कर रहे हो, उपभोग कर रहे हो। यदि राष्ट्रीय आय बढ़कर 2000 हो जाए
तो आपका कंजम्पशन 2000 है, तो यहाँ पर क्या है, आपका APC 1 है, मतलब 2000 ही आपने आपकी आय है और 2000 ही आपने उपभोग पर खर्च कर दी। तो आय के एक विभिन्न स्तर पर उपभोग कितना है, उन दोनों के बीच का जो अनुपात है वो है APC। मतलब जितने आय का कितना भाग आप उपभोग पर खर्च कर रहे हो वो तो आपका APC हो गया, या औसत उपभोग प्रवृत्ति हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि औसत उपभोग प्रवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी, क्या होगी, उपभोग उतना ही, कंजम्पशन डिमांड उतनी ही ज़्यादा होगी। कंजम्पशन डिमांड ज़्यादा होगी तो फिर प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और वो मतलब उसके बाद निवेश भी बढ़ेगा, जो टोटल हमारी एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएगा। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से हमारे राष्ट्रीय आय का स्तर बढ़ेगा। ठीक है, जैसा कि हमने देखा, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है औसत उपभोग प्रवृत्ति। और इससे भी महत्वपूर्ण है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, जिसको हम देखेंगे। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, जब भी हमने बात की है सीमांत, सीमांत का मतलब क्या होता है? चेंज, परिवर्तन। तो यहाँ पर इनकम में चेंज होने पर कंजम्पशन में कितने प्रतिशत चेंज होता है, उसको जो बताती है वो है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखो यहाँ पर हमने देखा कि भाई C और Y में संबंध तो है, लेकिन जब Y का कितना प्रतिशत हम कंज्यूम कर रहे हैं वो बता रही है APC। भाई Y के बढ़ने पर आप C में कितना परिवर्तन करोगे वो बता रही है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति या MPC। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का अभिप्राय कुल उपभोग व्यय में परिवर्तन का कुल राष्ट्रीय आय में परिवर्तन के अनुपात से है। देखो यहाँ पे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? कुल उपभोग में परिवर्तन बटे कुल आय में परिवर्तन, डेल C अपॉन डेल Y। अल्पकाल में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आय के सभी स्तरों पर स्थिर रहती है। अल्पकाल में MPC क्या है? सभी स्तरों पर स्थिर रहती है, क्योंकि अभी किन्स ने उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक या फैक्टर बताए हैं जो अल्पकाल में स्थिर रहते हैं। इस कारण ये जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वो भी स्थिर रहती है। कहने का मतलब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति या फैमिली अपनी जो प्रवृत्ति है, मतलब पहले वो 100 रुपये में से 50 रुपये खर्च कर रहे थे, और उनकी यदि 100 रुपये से बढ़ के यदि इनकम 200 हो गई तो वो 25 रुपये और बढ़ा रहे थे। तो ऐसा नहीं कि अब अचानक से वो अपनी उस आदत को या जो उनका जो एक पैटर्न था उसको तुरंत चेंज कर देंगे, जब तक कि कोई दूसरे फैक्टर उसको प्रभावित ना कर दे। ठीक है, या फिर जैसे कुछ अचानक से घर में बड़ा काम आ गया, कोई फंक्शन आ गया, तो उस टाइम हमारे एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं। तो ये पूरा एक लॉन्ग टर्म का प्रोसेस होता है, अचानक से ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो इनके प्रभावित करने वाले कारक है वो अल्पकाल में स्थिर रहते हैं। इसी कारण केन्स ने बोला है कि अल्पकाल में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति, जो स्पेशली जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वो क्या है? स्थिर रहती है। आय के सभी स्तरों पर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? 0.75 स्थिर रहती है। देखो इस डायग्राम में हमने इस टेबल में हमने देखा है। देखो ये राष्ट्रीय आय लिए हमने इस तरफ, राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग व्यय यहाँ पर है, कुल उपभोग व्यय सेकंड कॉलम में हमने कुल उपभोग व्यय लिया है, थर्ड में हमने APC औसत उपभोग प्रवृत्ति, और फोर्थ में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, अब यहाँ पर राष्ट्रीय आय के विभिन्न स्तरों पर ये उपभोग व्यय के जो विभिन्न स्तर हमें दिखाए हैं कि 1000 जब उनकी इनकम थी तब 1250 वो खर्च कर रहे हैं, मतलब अपनी इनकम से ज़्यादा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो APC क्या है? 1.25। MPC क्या होगी? पहले MPC मतलब कंजम्पशन में फ़र्क कितना पड़ा? डेल C 1250 माइनस 500, 1250 में से 500 गए तो कितना है? 750। और इनकम में परिवर्तन क्या हुआ? 1000 माइनस 0 1000, तो MPC कितना हो गया? 0.75। अब अगला कॉलम देखिए, जब इनकम 2000 थी, कंजम्पशन भी 2000 है, तो APC कितना हो गया? 1। चेंज इन C, कंजम्पशन में परिवर्तन कितना हुआ? 2000 माइनस 1250 माइनस 750, और इनकम में परिवर्तन कितना हुआ? 2000 माइनस 1000, तो 750 बटे हुए 1000, 0.75। ऐसे ही अगला देखो, जब इनकम कितनी है? 3000 है, तो कंजम्पशन कितना हो गया? 2750, 2750 बटे 3000, 2750 को 3000 से मल्टीप्लाई किया, तब तो हमारा आ गया APC। जब हम चेंज देखेंगे प्रीवियस कंजम्पशन और अभी के कंजम्पशन में अंतर कितना हुआ? 750 का,
पहले वाली आय और अभी की आय में कितना परिवर्तन हुआ, 1000, 750 बटे में 1000 वापस कितना आएगा, 7.5। तो यहाँ हम सिर्फ अल्पकाल में बात कर रहे हैं, ये हमें बढ़ता हुआ भी शो हो सकता है, लेकिन यहाँ के अंदर क्योंकि अल्पकाल की बात की है तो हम जो कंजम्पशन कर्व बनाएंगे वो इसी आधार पर बनाएंगे कि यहाँ पर एपीसी तो क्या है, बढ़ता हुआ है, लेकिन एमपीसी क्या है, स्थिर है। रेखाचित्र के रूप में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को उपभोग प्रवृत्ति वक्र के ढाल द्वारा मापा जाता है। एमपीसी को हम कैसे नापते हैं, एमपीसी को जो उपभोग वक्र है, कंजम्पशन कर्व है, उसके स्लोप के द्वारा मापा जाता है। कैसे मापते हैं उसको हम देखेंगे। जैसे रेखाचित्र में उपभोग प्रवृत्ति वक्र सीसी का ढाल SM/BM द्वारा दर्शाया गया है। SM/BM। देखो जब हम एमपीसी हम देख रहे हैं तो यहाँ पर ये कंजम्पशन कर्व है, तो इसका जो स्लोप मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने वाई लिया नेशनल इनकम, यहाँ पर हमने कंजम्पशन लिया, ठीक है। यहाँ जब भी इसका स्लोप मेज़र करते हैं तो हम किसी कर्व का जैसे स्लोप मेज़र करते हैं, सपोज़ ये इस तरह का कर्व है, तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उसका स्लोप मेज़र करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर हम इसका स्लोप मेज़र करने के लिए इसके टेंजेंट खींचेंगे जो इसको कोइंसाइड करेगी। तो जो क्या बता रही है, हर पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट की बात कर ले, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इसके ऊपर जो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे टेंजेंट, उसका स्लोप बराबर होगा, समान होगा, इसलिए एमपीसी क्या स्थिर है। और इसी तरह से यदि हमें एपीसी ज्ञात करना है तो एपीसी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ये कंजम्पशन कर्व है, किसी भी पॉइंट पे यदि हमें एपीसी प्राप्त करना है तो एक हमारा जो तरीका है, हम क्या करते हैं, ओरिजिन से उस पॉइंट पे एक रे ड्रॉ करते हैं इस तरह से, और फिर उसका स्लोप मेज़र करते हैं, इस पॉइंट का इस पॉइंट का। अब देखो यहाँ मेज़र उस मैथमेटिकल तरीके से हमें नहीं करना है, बस सिंपली हम जिससे हम देख कर हम बता सकते हैं कि स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है। जैसे मैंने पहले बात की थी, एक लाइन ऐसी है, एक थोड़ी और फ्लैट है, और फ्लैट है, और फ्लैट है, किसका स्लोप ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, इसका स्लोप और कम होता जा रहा है, इसका स्लोप और कम हो रहा है, मतलब ढाल कम हो रहा है, इसका और भी कम हो गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखो, इस लाइन को थोड़ा और पकड़ो, इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका और कम है, इसका और कम है, इसका और कम है, जो क्या बता रहा है कि एपीसी क्या है, घटता जा रहा है। देख कर तो आप इस तरह से बता सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसका स्लोप मेज़र भी कर सकते हैं इस तरह से, दिस पॉइंट अपॉन दिस पॉइंट अपॉन दिस। तो यहाँ पर जैसे हम नाम दें इनको, कुछ एक पॉइंट लेते हैं वापस, सी, ए, बी और ये ओ। तो ये पॉइंट पर हमने रे ड्रॉ करी, इसका हमने स्लोप मेज़र किया, तो क्या आया, ए बी अपॉन ओ बी, यही है, ए बी अपॉन ओ बी। क्योंकि ढाल जब हम ज्ञात करते हैं तो क्या हुआ, लंब बटे आधार होता है, तो ये लंब और ये आधार, लंब क्या है, ए बी, और आधार क्या है, ओ बी। या फिर हम इसको दूसरी तरह से, जैसे हम क्या देखते हैं, ए पी सी क्या होता है, सी अपॉन वाई होता है, तो सी किसके बराबर है, ए बी के बराबर ही है, यहाँ पे देखो सी इतना ही है, और वाई ओ बी के बराबर है, तो वो भी हो गया। ऐसे ही हर पॉइंट पे हम नापेंगे, इसको एक रे ड्रॉ करेंगे जो हमें ये बताएगी कि जो एपीसी क्या है, धीरे 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 कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे आधार है वो बढ़ता जाएगा। आधार यदि किसी भी अंश बटे हर, यदि हर की वैल्यू बढ़ती जाती है तो टोटल वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। इसी तरह से हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एपीसी तो क्या है, गिरता हुआ है। जैसे यहाँ पर हमने देखा, इस डायग्राम को थोड़ा और देख लो, यहाँ पर यहाँ जो लिखा है ये कि APC इज फॉलिंग एंड MPC इज कांस्टेंट, और APC इज इक्वल टू MPC। नो सॉरी, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आएगा APC इज ग्रेटर देन MPC। इसको आप टेबल से देख सकते हो,
जो हमारी टेबल थी नीचे, सॉरी ये रही, हर पॉइंट पे जो APC है वो MPC से ज़्यादा है। ये 0.75 है, 125 है, ये 0.71 है, 0.75 पे 9 है, 758 है, 0.85 है। ठीक है, तो यहाँ ये थोड़ा करेक्ट करना इसको। APC क्या है, गिर रही है, और MPC कांस्टेंट है। MPC कांस्टेंट है और APC गिर रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, APC इज़ ग्रेटर देन MPC। इस तरह से तो हम APC देखेंगे, और इस पॉइंट पर ही हम जब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर हमें MPC मिलेगा। अब आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर APC ज़्यादा है या MPC, यदि डाउट हो तो कैसे पता लगा सकते हो। यहाँ इस पॉइंट पे सपोज़ ये A पॉइंट है, सपोज़ यहाँ कोई A पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे APC यदि निकालनी है तो आप क्या करोगे, एक रे ड्रॉ करोगे, उसका स्लोप देखो, इसको पूरा लंबा आगे बढ़ा दो। ठीक है, अब यहाँ पर यही इसी लाइन पर आपको MPC निकालनी है, तो इसके एक टेंजेंट करती हुई एक लाइन आप ड्रॉ करोगे इस तरह से। अब आप देखो किसका स्लोप ज़्यादा है, APC का या MPC वाली लाइन का? इसका है। तो APC हर पॉइंट पे क्या होगी, MPC से ज़्यादा ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके बुक में मिस प्रिंटिंग है, आप इसको सही करिएगा। ये ओझा वाली बुक है, उसमें थोड़ा ये मैं इसीलिए इसको कंसिडर कर रही हूँ। वैसे तो मैं दूसरी बुक से पढ़ा सकती थी, लेकिन ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। लगभग सारे टॉपिक्स सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें कवर किए गए हैं, तो थोड़ा बहुत मैं किसी दूसरी बुक से भी इसमें ऐड ऑन करती हूँ, और कहीं कुछ इस तरह से गलती है तो मैं आपको मार्क करवाती रहूँगी। तो यहाँ पर क्या है, APC इज़ ग्रेटर देन MPC, और MPC कांस्टेंट है और APC फॉलिंग है। जब हम दीर्घकालीन उपभोग फलन की बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों ही कांस्टेंट है, और यहाँ पर APC MPC बराबर है, क्योंकि हम किसी भी कर्व पर जब हम उसका औसत ज्ञात करते हैं, या यहाँ पर औसत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात कर रहे हैं, तो हम ओरिजिन से या केंद्र से उसके ऊपर रे ड्रॉ करते हैं। तो अब कितनी भी हर पॉइंट पे आप केंद्र से रे ड्रॉ करोगे, वो इसी लाइन को कोइंसाइड करेगी। और MPC ज्ञात करने के लिए आप इसके ऊपर स्पर्श रेखा बनाते हैं, वो भी इसी को कोइंसाइड करेगी। तो APC भी वही है, MPC भी वही है, और दोनों कांस्टेंट भी है, एक ही लाइन आपको मिल रही है। ठीक है, तो यदि वैसे आपका इतना डिटेल में नहीं आता है, सिर्फ MPC और APC आए तो आप इस तरह से दो डायग्राम बना भी सकते हो अलग से, कि किस तरह से ये ज्ञात किए जाते हैं। स्पेशली जब APC पूछा है तो आप इस तरह से बता सकते हो। ये Y है, ये C है, ये A + BY। ठीक है, इसके एक पॉइंट पे आप इस तरह से रे ड्रॉ करके, या A और B नाम दे दिया, जैसे अभी हमने देखा, तो AB/OB। इसी तरह से ये 2-4 पॉइंट आप लेके APC को बता सकते हो। ठीक है, तो ये थी उपभोग फलन की दो तकनीकी विशेषताएं, औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, उसकी हमने बात की। बड़ा लेक्चर हो गया है आपका, तो थोड़ा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की विशेषताएं हैं कि ये हमेशा सदैव धनात्मक होती है और कभी भी शून्य नहीं हो सकती, और इसकी वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में लाई करती है। 0 और 1 के बीच में, ये भी आपसे पूछा जाता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट है, MPC 0 और 1 के बीच में रहती है। निर्धन वर्ग की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य धनी वर्ग की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से अधिक होता है। इसका क्या मतलब है, देखो ये लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यदि किसी गरीब व्यक्ति की आय बढ़ती है तो वो आय का ज़्यादा भाग अपनी बची हुई उपभोग की आवश्यकताओं को पूरा करने में करेगा। तो वो जितनी आय में वृद्धि हुई है उससे ज़्यादा शायद वो अपने उपभोग में वृद्धि करेगा। तो MPC निर्धन की ज़्यादा होगी, और जो ऑलरेडी धनी है, जिसने अपनी उपभोग की आवश्यकताएं पहले ही पूरी कर ली, तो उसकी आय में भले ही कितनी वृद्धि हो, जैसे अंबानी या जो बिरला वगैरह है, उनकी इनकम भले बढ़ जाए, वो करोड़ों में पहले से ही है उनके पास, तो अब उनके कंजम्पशन पे उतना कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जैसे व्यक्ति धनी होता जाता है उसकी MPC कम होती जाती है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अल्पकाल में आय के विभिन्न स्तरों पर स्थिर रहती है। ठीक है, अल्पविकसित देशों में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अधिक होगी। यही वही बात है, विकसित देशों में कम क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने उपभोग का लेवल पहले से एक अचीव कर लिया है। अल्पविकसित देशों में ज़्यादा होती है, क्योंकि अभी तक उनकी जो मिनिमम आवश्यकता है, उनकी पूर्ति का एक जो स्तर है, उसको भी उन्होंने प्राप्त नहीं किया है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का महत्व भी है। गुणक सिद्धांत में अभी हम आगे मल्टीप्लायर थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें वो गुणक पूरा MPC पे निर्भर है। आर्थिक स्थिरता में महत्व है। आर्थिक स्थिरता किस तरह से, अब कंजम्पशन
लेवल को डिटरमाइन करती है उपभोग की प्रवृत्ति। तो आप समझ सकते हो उपभोग की प्रवृत्ति ऐसे फैक्टर को चेंज करके जो उपभोग की प्रवृत्ति को परिवर्तित करते हैं, हम कंजम्पशन को चेंज कर सकते हैं, यानी कि उपभोग को परिवर्तित कर सकते हैं। उसके माध्यम से समग्र मांग को परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है। अल्प रोजगार संतुलन तथा अत्यधिक विकसित औद्योगिक अर्थव्यवस्था में संतुलन की व्याख्या में महत्व। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के उदाहरण बताते हैं कि उपभोग आय का बढ़ता हुआ फलन है, 0 और इसके बीच में होता है। ठीक है, ये लगभग हमने देख लिया, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप देख लेना। मेन मेरा उद्देश्य था इसमें आपको एपीसी और एमपीसी का कंसेप्ट समझाना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कीन्स का जो साइकोलॉजिकल लॉ है वो पढ़ेंगे।